हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हमें कहाँ से पढ़नी है। तो हमें इसमें पढ़ना है क्लास 9, 10 और 11 और 12। तो हम क्लास 9 से पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, वो है पालमपुर गांव की कहानी। अब देखिए, इससे क्या हुआ, आपका इकोनॉमी का जो भी बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अभी 1-2 साल पहले बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है इसमें से उठा के यूपीएससी ने पूछा था। तो इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और मुझे लगा है कि आपको इसको पढ़ा देना चाहिए अच्छे से। तो हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर 1। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक गांव है पालमपुर, मतलब काल्पनिक गांव है, उसकी कहानी दी हुई है। उसके आधार पर इनने अपने देश की जो भी एक तस्वीर है वो दिखाई गई है, कैसी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन के से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो एक पालमपुर जो गांव है उसकी कहानी बताई गई है, उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों का परिचय दे रहे हैं। तो देखिए पहले हम मेनली फोकस करेंगे इकोनॉमिक्स के में जो दिया होगा। तो देखिए जो कहानी दी हुई है पालमपुर की, इसमें ये दिया हुआ है कि एक गांव है पालमपुर, जहाँ पे खेती मुख्य क्रिया है, मतलब खेती वहाँ पे मेनली होती है। अब देखिए भारत में गांव सबसे ज़्यादा है और गांवों में मेन काम क्या होता है, खेती ही होता है। तो यहाँ पे खेती मुख्य क्रिया है, लेकिन कुछ अदर क्रियाएं भी काम भी होते हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, लेकिन ये सब सीमित स्तर पे होते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो क्या है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो क्या है कि ये दिखाया गया है, पालमपुर की कहानी से विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। अब देखिए पूरा गांव की एक तस्वीर दी हुई है कि क्या है कि जो पालमपुर है वो आसपास के गांवों से जुड़ा है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि इसके बाद दिया हुआ है कि इस गांव में क्या है, 450 परिवार रहते हैं, विभिन्न जातियों के, अलग अलग कास्ट के, जैसा हमारे देश में है। ठीक है, लेकिन क्या है, गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। तो जो भी भूमि के स्वामी हैं उच्च जाति के, वो क्या है, 80 परिवार हैं। तो देखिए उनके पास उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। तो देखिए नहीं बताया कि जो मतलब ऊंची जाति के लोग हैं, उनके पास ही ज़्यादा भूमि है, उनके घर बड़े बने हुए हैं। बाकी क्या है, अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। जो एससी है वो कितने, 1/3 है गांव में। वे गांव के छोटे से काफी कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन वो क्या है, छोटे घरों में रहते हैं। मतलब दिखाई गई है कि एक असमानता है। अधिकांश घरों में बिजली है, खेती में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी बताया गया है कि वहाँ पर विश्वविद्यालय हैं, उपचार केंद्र है, ये सब है। तो देखिए एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की मुख्य गतिविधियां हैं। देखिए आप अब जानते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं। अ, अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, अब देखिए एक टर्म आई है। देखिए जो कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो देखिए उत्पादन का संगठन, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। तो क्या होता है, उत्पादन क्यों किया जाता है, प्रोडक्शन, क्योंकि हमें चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए। देखिए पहली आवश्यकता है भूमि। मान लीजिए आपको कोई भी कार्य स्टार्ट करना है तो आपको भूमि चाहिए। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, है ना, कुछ भी आपको चाहिए। मान लीजिए अगर आपको मछली पकड़नी है तो आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे जल होना चाहिए, है ना। तो हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए। दूसरी आवश्यकता है श्रम। अब मान लीजिए आपके पास भूमि है तो आपको क्या चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, श्रम चाहिए। जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो देखिए श्रम में क्या है, कुछ तो मतलब आपको चाहिए स्किल्ड वर्कर, और कुछ होते हैं अनस्किल्ड वर्कर जो मतलब शारीरिक कार्य करते हैं, और कुछ का दिमागी कार्य ज़्यादा होता है। तीसरी आवश्यकता क्या होती है, मान लीजिए आपके पास भूमि आ गई, आपके पास लोग काम करने के लिए भी आ गए, श्रम भी आ गया।
अब आपको स्टार्ट करने के लिए मशीन खरीदनी है, तो आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो देखिए, भौतिक पूंजी भी दो तरीके की होती है, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है? देखिए, शब्दों में सब कुछ होता है। स्थायी पूंजी यानी जो स्थायी है, जैसे औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। अब देखिए, एक बार मशीन खरीद लिया आपने, तो वो तो आपकी हमेशा ही चलेगी, तो एक तरीके की स्थायी पूंजी है, आपको बार बार पैसा नहीं लगाना है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। अब देखिए, आपको काम करने के लिए कच्चा माल चाहिए है ना? अगर आप वस्त्र बनाए तो आपको कॉटन चाहिए है, जो भी उसके लिए चीज़ें चाहिए है। और नगद मुद्रा, आपको कंटिन्यू पैसे भी चाहिए कच्चा माल खरीदने के लिए। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने और जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नगद पैसों की को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो ये कार्यशील पूंजी है, मतलब कार्य करने के लिए हमें पूंजी चाहिए है। जैसे कच्चा माल आएगा इसमें और कैश आएगा। औजारों, मशीनों, भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। ये आपको कंटिन्यू चाहिए है, ठीक है? तो भौतिक पूंजी दो है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। एक चौथी आवश्यकता भी है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, अब क्या चाहिए? अगर आपको कुछ भी, अब क्या है, इनोवेशन का ज़माना है ना, स्टार्टअप का ज़माना है, तो ज्ञान भी चाहिए हमें, उद्यम भी चाहिए है। तो इस आजकल इसे हम कहते हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले अध्याय में हम इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, उत्पादन पूंजी, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं। अभी मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ा है, मैंने उसमें अभी उत्पादन के कारक मेंशन किया था। तो देखिए, उत्पादन के कारक क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, ये याद रखिएगा, क्योंकि बेसिक्स पता होंगे ना, तो आप आराम से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है। अब यहाँ ये बताया गया है कि देखिए क्या होता है ना, जनरेशन बढ़ती, देखिए भूमि तो है, भूमि तो उतनी ही रहेगी, बढ़ तो जाएगी नहीं, लेकिन जनरेशन बढ़ने के साथ क्या होता है, वो भूमि बढ़ती जाती है और छोटी छोटी होती जाती है खेती की भूमि। लेकिन फायदा कब मिलता है? जब हम किसी बड़ी जमीन पर खेती करें, तो हम क्या है, एक और औजार खरीद सकते हैं, मशीनें खरीद सकते हैं, और बड़ी क्षेत्र पर खेती करके फायदा उठा सकते हैं। छोटी छोटी उसमें बढ़ जाती है तो कम फायदा मिलता है, कम उत्पादन होता है। तो क्या है कि भूमि तो उतनी ही रहती है, भूमि नहीं बढ़ सकती है ना, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। पालमपुर में खेती उत्पादन की मुख्य है, काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। तो देखिए, यहाँ खेती मेन होती है और 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। वे किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं, इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, किसान होते हैं जिनके पास भूमि होती है, कृषि श्रमिक जिनके पास जमीन नहीं होती, दूसरों के खेतों में काम करते हैं। इन दोनों का जो है खेत से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, भूमि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयोग भूमि वस्तुतः स्थिर होती है। मैंने आपको बताया भूमि स्थिर है, वो तो नहीं बढ़ेगी। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो देखिए, बंजर भूमि को क्या कर सकते हैं? कृषि योग्य भूमि बदल सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना? कुछ नहीं। या फिर क्या कर सकते हैं कि हम नई विधियां खेती की मतलब नई विधियों से कर सकते हैं खेती, ताकि उत्पादन बढ़े। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर, यदि गांवों में भूमि का माप बीघा, कुंठा आदि क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। भूमि को किस में मापते हैं? हेक्टेयर में। लेकिन गांवों में भी कुछ इकाइयां होती है, जिसे कहते हैं बीघा, कुंठा। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब देखिए, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब क्या है, क्या हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? जहाँ यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। अब ये गाँव के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मैं अभी इसमें समझने वाला आएगा तो हम आपको बता देंगे। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। तो देखिए, खरीफ की जो फसल होती है उस समय क्या उगाते हैं? ज्वार, बाजरा। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू खेती की जाती है, और सर्दी के मौसम रबी में खेती में गेहूँ उगाया जाता है। रबी में यहाँ क्या उगाते हैं? गेहूँ। उत्पादित गेहूँ से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसमें वर्ष में एक बार कटाई होती है।
देखिए अब यहाँ गन्ना भी लगता है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अब ये ध्यान रखिए, पालमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव की तरह है ना, मतलब उसी की तरह एक गांव की कहानी में बताई गई है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अब देखिए अगर एक भूमि पे एक ही फसल उगाई जाएगी ना, तो कुछ टाइम बाद वो मतलब उर्वरक नहीं रहेगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पोषक तत्व जो है वो खत्म होने लगते हैं। अलग अलग फसल उगानी चाहिए। तो देखिए इसके लिए सिंचाई की भी व्यवस्था चाहिए। तो जो यहाँ है, पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट तक पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। अब देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई पता है किससे? नलकूपों के माध्यम से ही होती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नलकूप की वजह से क्या है, हमारी सिंचाई की व्यवस्था बन गई यहाँ पे। भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारत में आपको पता है ज़्यादातर कृषि क्या है, मौसम पर निर्भर करती है। ठीक है, मानसून पर निर्भर करती है, वर्षा पर। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नदी क्षेत्रों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। जो तटीय क्षेत्र और नदी मैदान है वहाँ अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। पठारी क्षेत्रों में क्या है, सिंचाई कम होती है। इसके देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से ही कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। तो देखिए 40% पर ही सिंचाई होती है अभी भी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। देखिए जब एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाई जा रही है तो उसे कहेंगे बहुविध फसल प्रणाली, जो कि एक अच्छी प्रणाली है। इससे क्या है, भूमि उर्वरक बनी रहती है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे समान प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे वो दिए गए हैं डायग्राम। देखिए आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। एक तो क्या है, हमने क्या किया, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करी, बहुविध अलग अलग फसल उगाई, और क्या कर सकते हैं, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कई अरब कंट्रीज में भी खेती होती है, तो वहाँ आधुनिक अगर आप कृषि विधियाँ अपनाएंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। उपज की भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिससे उपज अपेक्षाकृत कम थी। पहले क्या थे, परंपरागत बीजों से खेती होती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर, दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसान के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इन्हें उनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो देखिए किसान जो थे वो क्या करते थे, पहले क्या करते थे, परंपरागत बीजों से खेती करते थे। ठीक है, उर्वरक के रूप में गाय का गोबर है, प्राकृतिक खाद यूज करते थे। तो पता है कि उत्पादन जो था वो बहुत कम था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। इसके बाद 1960 के अंत में क्या हुआ, दशक के अंत में हरित क्रांति आ गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें किसानों ने क्या किया, अधिक उपज वाले बीजों से क्या करा, गेहूं और चावल की खेती करी। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। तो देखिए इससे क्या हुआ, ज्यादा अनाज होने लगा। अब आधुनिक कृषि विधियां क्या है, अधिक उपज वाले बीज यूज किए जाए, उर्वरक, कीटनाशक, बांध, बिजली, पंप सेट, नहरें, इनसे क्या हुआ कि हमारी उत्पादन बढ़ जाएगा, और बढ़ा भी काफी। इसके परिणाम से जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। तो देखिए अब अगर हमें ज़्यादा उत्पादन करना है तो ज़्यादा पानी, रासायनिक खाद डालनी पड़ेगी, कीटनाशक डालने पड़ेंगे अधिक। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो ज़मीन बेकार होने लगी है। अब अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव थी। इसी के माध्यम से फ्रेंड्स हरित क्रांति आई थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो देखिए सबसे ज्यादा फायदा किन किसानों को मिला, पूरे भारत को नहीं मिला हरित क्रांति का, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिनसे जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया।
इन उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो देखिए क्या हुआ कि ना पैदावार बढ़ गई। तो देखिए पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। H5V बीजों यानी हाई वैरायटी जो बीज थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे, बीजों की उपज, इनसे क्या हुआ, बीजों की जो उपज थी वो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। काफ़ी जो उपज थी वो बढ़ गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिशेष गेहूं की मात्रा उपलब्ध थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन के आधार पर अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल के सदुपयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि हाँ, हरित क्रांति आई, उससे हमें काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आप देखिए रासायनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारी उर्वरता है मिट्टी की वो कम हो गई। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से जो पानी था वो भौम जल का स्तर भी कम हो गया। और जबकि आपको पता है कि जो हमारे पर्यावरणीय संसाधन हैं वो कई वर्षों में बनते हैं, तो हमें इनको ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब देखिए किस पर जीरो फार्मिंग, इन सब पे बल दिया जा रहा है। तो क्या है, हमें इसके साथ पर्यावरण को भी देखना है। अब देखिए एक ये देख लीजिए कि अलग अलग दिए हुए हैं कि जो पालमपुर गांव है उसमें खेतों के साइज दिए हुए हैं। अब यहाँ दिया है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी ने लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। तो क्या होता है, जो रासायनिक उर्वरक है वो उनको क्या होता है, वो पानी में घुल जाते हैं। घुलने के साथ क्या होता है, वो जो हमारा जल होता है, ठीक है, भौम जल है जो हमारा, अंडरग्राउंड वाटर, नदी, तालाब, इन सब में पहुंच जाते हैं और उनको प्रदूषित करते हैं। और उसके साथ ही क्या होता है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, जो भूमि होती है वो कम उपजाऊ होने लगती है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये बताया गया है कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है, जिसके कारण क्या है, वहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता बहुत कम हो गई है। तो वहाँ पे क्या है, उन्हें और ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और उर्वरक वगैरह, तो उससे क्या है, खेती की जो लागत, कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ गई है। देखिए पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। देखिए जैसी स्थिति पालमपुर की बताई जा रही है ना, वो लगभग हमारे एक देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई है, क्योंकि गांव ज़्यादा है, तो जो गांव की अर्थव्यवस्था है वही हमारे देश को दिखाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक तरीके से हमारे देश का ही बता रहा है जो अर्थव्यवस्था के बारे में। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती में काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। अब जो ये नहीं है जो खेती में लगाओ उसके पास खुद की भूमि हो, कुछ लोग दूसरे की जो ज़मीन होती है उस पर भी खेती करते हैं, कृषि श्रमिक। पालमपुर में 450 परिवारों उसमें से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। तो देखिए एक तिहाई जो दलित हैं उनके पास भूमि नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। अब देखिए जो कुछ परिवार है वो 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली भूमि पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं अलग अलग मतलब खेत है उनके साइज दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि एक कृषक था गोविंद, ठीक है, उसके पास क्या थी, 2.25 हेक्टेयर भूमि थी। उसके 3 पुत्र थे, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे उनके पुत्र थे तो उसके बाद उसके पुत्र में भूमि बटी, तो अब क्या है, और छोटे टुकड़े हो गए भूमि के। इस तरीके से क्या हो रहा है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो जा रहे हैं। मैंने आपको बताया फायदा जब होता है जब बड़ी भूमि पर कृषि की जाए।
आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इस पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं। जो बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं इकोनॉमिक्स के, क्लास 9 के हैं। तो हम इनको आज हम पार्ट 1 कर में हम आधा चैप्टर पढ़ेंगे और इसका बाकी का आधा चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो इसमें पालमपुर की कहानी थी, लेकिन नेक्स्ट हमें क्या पता चला, इसमें उत्पादन के कारक पता चले, भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये वाला। तब तक के लिए थैंक यू।